जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेयर में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, उनके पीछे का क्या कारण है, इसकी क्या वजह थी जिसके कारण यूरोप जैसे देश को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोजना पड़ा। अब अगर प्राचीन इतिहास में जाके देखा जाए, प्राचीन काल में जाके देखा जाए, तो भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो यूरोप जैसे देशों से पहले से ही था। मतलब कि स्थल मार्ग के द्वारा जो सामान, भारतीय वस्तुएं हैं, उसको क्या किया जाता था, यूरोप जैसे देशों में पहुंचाया जाता था। मतलब यूरोप जैसे देशों में आयात निर्यात होता था। तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से यूरोप जैसे देश को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो उसके इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, आज के समय में जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से संबंधित, वो क्वेश्चन किस बेस पर पूछे जाते हैं। पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते थे। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता था, समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को किसने खोज कर निकाला, तो हम लोग जवाब देते थे वास्को डी गामा। लेकिन अब क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकाला गया, और ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण यूरोप जैसे देश ने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोजा, और उसमें कारण आपसे पूछे, और कारण ये पूछे कि भारतीय जो वस्तु है उसकी मांग की अधिकता होने की वजह से, मतलब यूरोप जैसे देशों में भारतीय वस्तु की मांग होने की वजह से। और दूसरा पॉइंट ये दे दे, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होने की वजह से। और तीसरा ऑप्शन ये दे दे, यूरोप में पुनः जागरण होने की वजह से। तो ये तीन कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से यूरोप जैसे देश को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो इन्हीं तीन कारक को हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आखिर कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने से पहले हम थोड़ा उसके पीछे जाके समझते हैं आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण यूरोप जैसे देश को समुद्री मार्ग के द्वारा पुनः भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो पहले ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में हम लोग पहले हर देश का पोजीशन समझ लेते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे विभिन्न प्रकार के जो इसमें कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो तभी समझ पाएंगे जब हमें पूरा मैप के बारे में बढ़िया से जानकारी रहेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है, और उसके बाद आएंगे तो ये हिंद महासागर मिलेगा। उसके बाद ये है हमारा दक्षिण अटलांटिक, और इधर आप ऊपर जाएंगे तो आपका पूर्वी अटलांटिक मिलेगा। ये पूर्वी अटलांटिक है, ये आपका क्या है, नीचे वाला दक्षिण अटलांटिक। और ये है अफ्रीका। उसके बाद मिलेगा पुर्तगाल, स्पेन है, यूरोप देश है, और ये बीच में भूमध्य सागर है, और ये है लाल सागर, और ये है पारस की खाड़ी। उसके बाद मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, काला सागर एवं कुस्तुनतुनिया। तो ये सारे देश यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वर्ल्ड मैप में, और इसी वर्ल्ड मैप के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर कैसे जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में आई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारा भारत है उस समय, अगर पिछले समय की बात किया जाए तो पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था। मतलब कि भारत का जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ता था, अफगानिस्तान से जुड़ता था। तो भारत अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की एवं काला सागर को पार करके यूरोप जैसे देशों में क्या किया जाता था, इंटर किया जाता था। तो उस जमाने में अगर जाया जाए, पिछले समय में जाके देखा जाए, तो हमारे पास दो मार्ग थे भारतीय वस्तु को कहाँ, यूरोप जैसे देशों में सप्लाई करने के लिए। तो यूरोप जैसे देशों में दो मार्ग के द्वारा क्या किया जाता था, सामान को पहुंचाया जाता था कहाँ, यूरोप जैसे देशों में। भारत की वस्तुएं दो मार्गों के द्वारा क्या होती थी, यूरोप जैसे देशों में क्या करती थी, प्रवेश करती थी। एक मार्ग था स्थल के द्वारा, और एक मार्ग था क्या, जल के द्वारा। जो स्थल मार्ग था वो विभिन्न प्रकार के देशों को क्रॉस करते हुए और कुस्तुनतुनिया से होते हुए यूरोप जैसे देशों में क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। और दूसरा मार्ग ये था कि हिंद महासागर को पार करके अरब जैसे देशों में क्या करना, माल को सप्लाई करना, और अरब से फिर माल भूमध्य सागर होते हुए यूरोप जैसे देशों में क्या किया जाता था, ट्रांसफ़र किया जाता था। तो फिर ऐसी क्या घटना हुई जब व्यापार भारत एवं यूरोप के बीच सुचारू रूप से व्यापार हो रहा था, तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से यूरोप को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा।
तो आइए आज हम इस टॉपिक में इसी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले समझते हैं, जब हम पहला कारण तो ये समझते हैं, जब स्थल मार्ग के द्वारा सामान को ले जाके यूरोप में पहुंचाया जाता था तो यहाँ विभिन्न प्रकार के देशों को क्रॉस करना पड़ता था। तो ये जैसे एक मार्ग ये था अफ़गानिस्तान, ईरान, और ईरान से डायरेक्ट तुर्की होके फिर काला सागर को फिर पार करके कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया से फिर यूरोप में सामान को क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। और एक मार्ग ये था अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद ईरान से डायरेक्ट इराक से तुर्की, काला सागर, और काला सागर से डायरेक्ट कुस्तुनतुनिया। तो ये था स्थल मार्ग। अब स्थल मार्ग में बहुत सारी बाधाएं थीं। स्थल मार्ग में बहुत सारी बाधाएं क्या थीं, क्योंकि कुछ भौगोलिक कारक थे, कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे थे, जैसे यहाँ पे बहुत अफ़गानिस्तान में आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े पहाड़ मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, जिसकी वजह से जो मार्ग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मार्ग डिफ़िकल्ट होने की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम था, जिसके कारण यूरोप जैसे देश को एक नए मार्ग की तलाश थी। और दूसरा कारण ये था, यदि हम दूसरे रास्ते की बात करें, यदि हिंद महासागर से, अरब से होते हुए यूरोप जैसे देशों में माल की सप्लाई किया जाता था, तो जो अरब के निवासी थे क्या करते थे, अरब के निवासी ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करते थे। क्यों व्यवधान उत्पन्न करते थे? क्योंकि सामानों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते थे। टैक्स मतलब कि भारत से सामान को लेके जाते थे और जितना हो सके उतना दाम में क्या करते थे, यूरोप वालों को माल को सप्लाई करती थी। तो बहुत कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण यूरोप जैसे देशों को क्या करना पड़ा, समुद्री मार्ग द्वारा भारत को खोजना पड़ा। तो आइए अब हम लोग इसी को जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं, इसे समझने से पहले थोड़ा हम लोग प्राचीन इतिहास में चलते हैं और प्राचीन काल में चल के समझते हैं आखिर भारत एवं यूरोप का व्यापारिक संबंध कैसे था। तो थोड़ा प्राचीन काल में हम लोग चलें तो प्राचीन काल में जब हम जाते हैं तो प्राचीन काल में जाने के बाद आज के समय में गुजरात में एक स्थान प्राप्त है सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक स्थान प्राप्त है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, लोथल के नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा गया एक स्थान है लोथल। और लोथल जानते रहना एक प्रकार का बंदरगाह था, बंदरगाह। और इसी को क्या बोला जाता है, गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा। बंदरगाह को क्या बोला जाता है, गोदीवाड़ा कहा जाता है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, गुजरात में है। तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है ये, गुजरात में। तो प्राचीन काल में याद रखे रहना एक स्थान प्राप्त है जिसे कहते हैं लोथल। और लोथल इस समय कहाँ है, गुजरात में है, जिसे गोदीवाड़ा अथवा बंदरगाह कहा जाता है। यदि लोथल एक बंदरगाह था तो बंदरगाह क्या चीज़ होता है, जहाँ पर जहाज़ों का आना जाना होता है। मतलब विभिन्न प्रकार की देशों की जो जहाज़ें आती थी वो इस स्थान पर आके क्या करती थी, रुकती थी। तो इससे कि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जाते हैं तो इसकी खुदाई में क्या है, विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई, विभिन्न प्रकार की देशों की मोहरें हमें मिली हुई हैं, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि भारत का व्यापारिक संबंध किसी अन्य देशों से पहले से ही थे। तो ये साक्ष्य प्रमाण है जो वहाँ के जो लोथल में मोहरें प्राप्त हुई, उस मोहरे से प्रमाण मिलता है कि जो अफ्रीका जैसे देश हैं, या मिस्र हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गई, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इन सब सारे देशों से क्या था, भारत का व्यापारिक संबंध पहले से था। तो अब यही जानना है हमें, यदि भारत का व्यापारिक संबंध पहले से था तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण यूरोप जैसे देश को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो थोड़ा हम आते हैं यहाँ का सिनेरियो जो यहाँ का है, जैसे यूरोप हो गया और उसके बाद ये तुर्की हो गया। तो इन दोनों देशों को हम बना के थोड़ा समझते हैं। तो ये हमारा यूरोप देश है, ये यूरोप हो गया, और उसके बाद इसे समझ लेते हैं कि ये हो गया तुर्की। ये यूरोप हो गया, इधर मान लेते हैं क्या है, तुर्की है, जिसे क्या कहा जाता है, टर्की भी कहा जाता है। और ये ऊपर वहाँ मैप में देखेंगे तो ऊपर में हमें क्या मिलेगा, काला सागर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, काला सागर मिलेगा, काला सागर, और नीचे मिलेगा मरमरा सागर। क्या बोलते हैं इसे, मरमरा सागर कहते हैं। काला सागर ऊपर है और नीचे क्या मिलेगा, मरमरा सागर। और बीच में एक जल संधि है जो यूरोप को और तुर्की को क्या करती है, जोड़ती है। तो यूरोप और तुर्की को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसे क्या बोलते हैं, बासपोरस की जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, बासपोरस की जल संधि क्या बोला जाता है, बासपोरस की जल संधि। तो एक मार्ग ये था कि भारत से जो व्यापार होता था, भारत के यूरोप जो देश था वो भारतीय वस्तुओं को
पाकिस्तान, आज के समय पाकिस्तान है, पहले ज़माने में पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो मतलब भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की डायरेक्ट संपर्क से किससे जुड़ा था? यूरोप से। मतलब तुर्की और यूरोप एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। मतलब कि जब हम बॉस्फोरस की जल संधि को क्रॉस करते हैं तब तुर्की से माल सप्लाई किया जाता था, कहाँ? यूरोप जैसे देशों में। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे कारण, ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण यूरोप जैसे देशों को पुनः एक नए मार्ग को खोजकर निकालना पड़ा। तो उसी चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आप याद रखे रहेंगे, प्राचीन काल में खोजा गया स्थान क्या है? लोथल, जो एक बंदरगाह था, उसका दूसरा नाम गोदीवाड़ा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। तो ये सिनेरियो हम लोग यहाँ का समझ चुके हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण अब यूरोप जैसे देशों को पुनः एक नए मार्ग के तलाश में निकलना पड़ा। तो अब उसके आगे हम लोग समझते हैं। तो उसके आगे समझेंगे 1453 की एक घटना। 1453 में एक घटना हुई। 1453 से अगर हम पीछे चलें, उसके पहले जानने का प्रयास करें, तो हमारा जो यूरोप जैसा देश है वो दो भागों में डिवाइड था। एक भाग को हम लोग बोलते थे पूर्वी यूरोप और एक भाग था हमारा पश्चिमी यूरोप। तो यूरोप जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड था। एक पूर्वी यूरोप था और एक पश्चिमी यूरोप था। तो पूर्वी यूरोप इस साइड था और पश्चिमी यूरोप इस साइड था। तो जो पूर्वी यूरोप था उसमें एक साम्राज्य था जिसे हम क्या बोलते हैं? रोमन साम्राज्य। तो पूर्वी भाग में एक साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो 1453 के पहले की अगर घटना देखा जाए तो यूरोप जो देश है, यूरोप देश दो हिस्सों में क्या था? डिवाइड था। एक पूर्वी हिस्सों में और एक कौन से हिस्से में था? पश्चिमी हिस्सों में। जो पूर्वी हिस्सों में था उसमें एक साम्राज्य था, याद रखिए रहना। वो साम्राज्य कौन सा था? रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य, और बहुत बड़ा ये साम्राज्य था रोम साम्राज्य। उस समय माना जाना एक साम्राज्य था रोम साम्राज्य। पूर्वी भाग में एक साम्राज्य का था जिसे क्या बोलते हैं? रोम साम्राज्य। तो ये जो रोम साम्राज्य था आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जो रोम साम्राज्य था ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक को बोला जाता था पूर्वी रोम साम्राज्य, और यूरोप का जो पश्चिमी वाला भाग था उसे हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या बोला जाता है? रोम कहा जाता है, जो आज के समय प्रेजेंट टाइम में किसकी राजधानी है? इटली की। तो ये याद रखिए रहना, किसकी राजधानी? प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इटली की क्या है? राजधानी है। पश्चिमी रोम जो था वो आज के समय में इटली की क्या है? राजधानी है। तो पूर्वी जो रोम था, रोम साम्राज्य था, यूरोप का जो पूर्वी वाला भाग था उसमें एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसे हम क्या बोलते थे? रोम साम्राज्य अथवा रोमन साम्राज्य। एशिया की ओर जो साम्राज्य था उसे क्या बोला जाता था? रोमन साम्राज्य। और इस रोमन साम्राज्य को एक नाम से और जाना जाता था, बैजेंतिया साम्राज्य। एक नाम से और जाना जाता था, बैजेंतिया साम्राज्य। इसे किस नाम से जाना जाता था? बैजेंतिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आप याद रखे रहेंगे, जो पूर्वी रोम साम्राज्य था उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बैजेंतिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखे रहेंगे, जो हमारा यूरोप देश है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। मतलब कि एक पूर्वी वाला भाग और एक पश्चिम वाला भाग। जो पूर्वी वाला भाग था उसे रोमन साम्राज्य कहा जाता था, और जो पश्चिम वाला भाग था उसे रोम कहते थे। और रोम क्या है? इस समय प्रेजेंट टाइम में इटली की राजधानी है। तो पूर्वी रोम जो एशिया की ओर था उसे एक और नाम से जाना जाता था, बैजेंतिया साम्राज्य के नाम से। तो अब हम लोग यही समझेंगे कि आखिर कैसे पहला मार्ग बंद हुआ, फिर दूसरा मार्ग से व्यापार होने लगा। जब दूसरा मार्ग बंद हुआ तो फिर यूरोप जैसे देशों ने फिर नए मार्ग की तलाश करना प्रारंभ किया। तो इन सब चीज़ों को हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा बैजेंतिया साम्राज्य था, और इसकी राजधानी आप जानते रहना, बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी है कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसकी राजधानी क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो याद रखे रहना, इसकी राजधानी क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल, बैजेंतिया साम्राज्य की। और बैजेंतिया साम्राज्य को एक नाम से और जाना जाता था
जिसे बोला जाता था कुस्तुनतुनिया। बैजेंतिया साम्राज्य को एक नाम से और जाना जाता था, उसे क्या बोलते थे? कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। तो याद रखे रहना, इसे कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो पूर्वी वाला भाग है वो क्या था? कुस्तुनतुनिया था। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं। 1453 के पहले की मैं ये घटनाएं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन काल में हमें एक स्थान गुजरात में मिला जिसे क्या बोलते हैं? लोथल। और लोथल में बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं। उससे ये साक्ष्य मिलता है कि भारत का व्यापारिक संबंध पहले देशों से थे। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1453 के पहले हम लोग देखें तो यूरोप जो दो हिस्सों में डिवाइड था, पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में। पूर्वी जो भाग था उसे रोमन साम्राज्य अथवा रोम साम्राज्य कहते थे, और पश्चिमी जो भाग था उसे क्या बोलते हैं? रोम, अथवा इस समय प्रेजेंट टाइम में इटली की क्या है? राजधानी है। तो जो पूर्वी रोम साम्राज्य था उसे एक नाम से और जाना जाता था बैजेंतिया साम्राज्य, जिसकी राजधानी क्या होती है? कॉन्स्टेंटिनोपल। और उसके साथ साथ इसे एक नाम से और जाना जाता था कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया जो साम्राज्य था वो याद रखे रहना एक धार्मिक केंद्र था। क्या था? धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र मीन्स होता है जहाँ पर संस्कृत का ज़्यादा विकास हो, मतलब धार्मिक चीज़ों का ज़्यादा विकास हो, जहाँ पर लोग ईश्वर को ज़्यादा मानने वाले हों, उसी को क्या बोला जाता है? धार्मिक केंद्र कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे धर्म गुरु पाए जाते थे जो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो यहाँ का सिनेरियो जो अभी हम बनाए थे कि ये हमारा, इसको ऊपर वाला हम मिटाएं तब आपको समझाते हैं कि कैसे कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों साम्राज्य का नियंत्रण हुआ, जिसकी वजह से यूरोप को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो आइए उसके पहले हम लोग समझते हैं इसके आगे समझते हैं। अभी हमने बात किया था कि ये हमारा यूरोप है, और उसके बाद इधर आपको क्या मिलेगा? तुर्की मिलेगा, जिसे टर्की भी कहा जाता है। तो ये तुर्की है। और ऊपर हमने बताया था कि ये काला सागर है, काला सागर, और नीचे मिलेगा मरमरा सागर। और बीच में एक जलसंधि मिलती है, जिसे क्या बोलते हैं? बासपोरस की जलसंधि। क्या बोला जाता है? बासपोरस की जलसंधि। तो जब हम यूरोप के पूर्वी भाग में जाते हैं तो यहीं पे एक क्षेत्र था जिसे हम किस नाम से जानते थे? कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे। कुस्तुनतुनिया, इसी को क्या बोला जाता था? कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। मतलब कि जो यूरोप का पूर्वी भाग था, बैजेंतिया साम्राज्य, उसे किस नाम से जाना जाता था? कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, जो एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब उसके आगे हम लोग समझते हैं कि तुर्की जो देश था, तुर्की में एक साम्राज्य का उदय हो रहा था, और उस साम्राज्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस्मानिया साम्राज्य के नाम से जानते हैं। उस्मानिया, उसे कहा जाता है? उस्मानिया साम्राज्य कहा जाता है। 1453 की मैं घटना बता रहा हूँ। 1453 में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था जिसे क्या बोलते हैं? उस्मानिया साम्राज्य। और ये उस्मानिया साम्राज्य का उदय कहाँ से हो रहा था? तुर्की जैसे देशों से। तो तुर्की में एक नए साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसे उस्मानिया साम्राज्य कहते हैं। और ये उस्मानिया साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक छोटा साम्राज्य था। लेकिन धीरे धीरे ये जो उस्मानिया साम्राज्य था, अपने संघर्षों के बल पर क्या करता गया? जो इसके सराउंडिंग में या उसके जो आरी बगल विभिन्न प्रकार के देश थे, उसको इसने क्या किया? आक्रमण के द्वारा उन देशों को जीतना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया, और जाके एक समय बाद ये बहुत बड़ा एवं सशक्त साम्राज्य के रूप में उभर गया। और जब उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता गया, इस साम्राज्य ने क्या किया? तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, और ये साम्राज्य जब धीरे धीरे जो ये उस्मानिया साम्राज्य जब ये धीरे धीरे बड़ा होता गया, तो इसने आक्रमण कर दिया किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। जब इसने कुस्तुनतुनिया जैसे साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो फिर कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण यूरोप जैसे देशों को पुनः समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो दूसरा कारण अभी हमने बताया कि
कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों साम्राज्य का नियंत्रण। तो कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों साम्राज्य का नियंत्रण कैसे हुआ था? तो ऐसे हुआ था, तुर्की में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, उसके बाद उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? कुस्तुनतुनिया पर। तो कुस्तुनतुनिया पर जब आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद कुस्तुनतुनिया क्या हो गया? उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया, मतलब उस्मानियों ने उसके ऊपर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। जब उस्मानिया साम्राज्य का वहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो गया, तब जो स्थल मार्ग के द्वारा भारत से व्यापार होता था यूरोप को, जो भारत की वस्तुएं यूरोप को जाती थी स्थल मार्ग के द्वारा, वो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गई? बंद होना प्रारंभ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, उस्मानिया साम्राज्य के लोग ये ज़्यादा कर लगाते थे या ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करते थे, जिसकी वजह से ये मार्ग कंप्लीट रूप से क्या हो गया? बंद हो गया। अब उसके बाद एक मार्ग और बचा था, जो हिंद महासागर से होते हुए अरब जैसे देशों को माल, अरब जैसे देश से होते हुए भूमध्य सागर को क्रॉस करके इटली जैसे देशों से होते हुए यूरोप में माल को क्या किया जाता था? सप्लाई किया जाता था। जब एक मार्ग बंद हुआ तो दूसरे मार्ग से लोग सामान को ले जाके यूरोप जैसे देशों में पहुंचाते थे। लेकिन ये भी एक कारण हुआ, जब एक मार्ग बंद हुआ तो जो अरब के निवासी थे ये भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप मतलब कि जब ये लोग ज़्यादा कर वसूलने लगे, ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, मतलब सामानों पर ज़्यादा मतलब प्रॉफिट लेने के लिए उस पर ज़्यादा टैक्स इन लोगों ने लगाना क्या किया? प्रारंभ किया, जिसकी वजह से ये भी मार्ग धीरे धीरे क्या हुआ? व्यापार की दृष्टि की कोण से क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब यही कारण था, यूरोप को एक नए मार्ग की तलाश थी, जिसकी वजह से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज के निकालना पड़ा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अभी जो हमने पहले पॉइंट का जिक्र किया था कि भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप में क्या थी? ज़्यादा थी। अब भारतीय वस्तुओं की मांग जो थी यूरोप में ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि जो यूरोप जैसा जो देश है वो एक ठंडा क्षेत्र वाला देश है। ठंडा क्षेत्र वाला देश होने की वजह से वहाँ पर मांस को प्रिजर्व करने के लिए हमें मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब हम क्योंकि उस समय जो आज के समय में विभिन्न प्रकार के साइंस का जो डेवलपमेंट किया गया, विभिन्न प्रकार के टेक्निक के द्वारा हम सामान को सुरक्षित करते हैं, फ्रीज के द्वारा, लेकिन उस ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ पे मांस को प्रिजर्व करने के लिए हमें मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, और वो मसाले भारत से होते हुए कहाँ? यूरोप जैसे देशों में सप्लाई किए जाते थे, जिससे वहाँ पे मांस को क्या किया जाता था? प्रिजर्व किया जाता था। और दूसरा कारण ये भी था क्योंकि यूरोप के जो निवासी थे वो मांस को ज़्यादा यूज करते थे, क्योंकि ठंडा एरिया था। जब वो लोग मांस को ज़्यादा खाते थे तो उनके बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती थी, जिसकी वजह से वहाँ सर्वाइव करना क्या था? आसान था। तो ऐसे कई सारे फैक्टर थे जिसके कारण यूरोप को यूरोप जो देश है उसे एक नए मार्ग की क्या थी? ज़रूरत थी। अब उसके बाद जब उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो गया तो पहला कारण हमने समझ लिया कि भारतीय वस्तु की यूरोप में मांग क्यों थी? क्योंकि वो एक ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर मांस को प्रिजर्व करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। पहला कारण ये हमने समझ लिया। दूसरा कारण ये था कि उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो जाना। जब उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो गया तो व्यापार के दृष्टिकोण से वो मार्ग क्या हो गया? धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करते थे, ज़्यादा कर लगाते थे, जिसके कारण अब वहाँ पर व्यापार करना संभव नहीं था। तो अब दोनों मार्ग जब बंद हो गए, और अरब लोगों के पास क्या प्रॉब्लम थी? अरब लोगों के पास भी यही प्रॉब्लम थी कि अरब के जो निवासी थे वो मनचाहे रूप से क्या करते थे? सामान को उपलब्ध कराते थे किसको? यूरोप जैसे देशों को। तो दोनों मार्ग इसी वजह से बंद हुए थे। फिर यूरोप को एक नए मार्ग की तलाश थी, जिसके कारण उन्हें भारत को पुनः खोज के निकालना पड़ा। उसके आगे हम लोग समझते हैं कैसे भारत को उन लोगों ने पुनः खोज के निकाला। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो याद रखे रहना। यूरोप आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक पूर्वी जिसे रोम साम्राज्य कहते हैं, ठीक है, और एक पश्चिमी रोम कहा जाता है, जिसकी राजधानी इटली आज प्रेजेंट टाइम में है। और पूर्वी रोम को बैजेंटिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। और उसके साथ साथ इसे एक नाम से और जाना जाता है कुस्तुनतुनिया, जो एक प्रकार का धार्मिक केंद्र था। और कुस्तुनतुनिया पर जब उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ तो उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होने की वजह से ये सारी बाधाएं वहाँ पर उत्पन्न हुई, जिसके कारण हमें वो यूरोप जैसे देश को एक नए मार्ग की ज़रूरत थी।
और अब उसके बाद जब हम क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट पूछे थे यूरोप में पुनः जागरण होना, तो पुनः जागरण का मतलब पहले समझते हैं। यूरोप में पुनः जागरण का मतलब क्या है कि पुनः जागरण कैसे हुआ था। पुनः जागरण मीन्स होता कि जैसे जो यूरोप के निवासी थे वो लोग तार्किक चीज़ों पर या वैज्ञानिक सोचों पर ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब वैज्ञानिक सोचों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, तार्किक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब उस्मानियों साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हुआ, तो कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण होने के बाद ये जो हमारा कुस्तुनतुनिया है वो एक प्रकार का क्या था, धार्मिक केंद्र था। धार्मिक केंद्र मतलब यहाँ पे धार्मिक चीज़ों का ज़्यादा प्रचार प्रसार था। जब यहाँ पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ तो यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के धर्म गुरु थे वो इस तरफ माइग्रेट किए यूरोप की ओर, और इटली, फ्रांस, ग्रीस जैसे देश है उसमें जाकर इन्होंने शरण लिया। इटली बेसिकली देखा जाए तो इटली जैसे देशों में जाके इन्होंने शरण लिया, और शरण लेने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ पर इन लोगों ने धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। जब धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया तो लोगों ने फिर वहाँ पर किस चीज़ का उदय होना प्रारंभ हुआ कि हर चीज़ ईश्वर के द्वारा हो रही है और हर चीज़ ईश्वर के द्वारा ही संपन्न होती है। लोगों ने ऐसा विश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि हर चीज़ें जो हो रही हैं उसमें इंसान का कोई योगदान नहीं है, सब चीज़ें ईश्वर के द्वारा संपन्न हो रही हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वहाँ पर ये सोच धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी तब लोगों ने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो फिर जब काम होना बंद हो जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाएगी। तब वहाँ पे लोगों ने इन धर्म गुरुओं से जो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ पर गए थे तो उनसे क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया, आखिर यदि ईश्वर ही सब कुछ है तो फिर उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर कैसे अधिकार हो गया। ठीक है, तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर दिया, यदि ईश्वर ही सर्वोपरि है तो फिर कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण कैसे हुआ। तो फिर लोगों ने जब क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किया फिर धीरे धीरे वहाँ पर पुनः उन लोगों में तार्किक चीज़ों की सोच का डेवलपमेंट होना, वैज्ञानिक सोचों का डेवलपमेंट होना क्या हुआ, धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। इसी को बोला जाता है पुनः जागरण। मतलब कि ये कहा जाता है कि एक जो पुनः जागरण मीन्स यही होता है कि जो सोचने की क्षमता, ठीक है, लोगों की समाप्त हो गई है उसे पुनः जागृत करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पुनः जागरण कहा जाता है। तो ऐसे ही पुनः जागरण हुआ था। जब वहाँ पुनः जागरण हो रहा था तब यूरोप जैसे देशों को एक नए मार्ग की तलाश हुई थी। तो पुनः जागरण में लोग तार्किक होना प्रारंभ हुए, वैज्ञानिक सोचों पर विश्वास करना प्रारंभ हुए, नई नई चीज़ों का आविष्कार होना प्रारंभ हुआ। जहाँ देखा जाए नई नई जहाज़ों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, उसके साथ साथ यंत्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जो विभिन्न प्रकार के यंत्र थे, जो दिशा सूचक यंत्र थे, जो उन्हें भौगोलिक खोजों में क्या करते थे, मदद करते थे, इन सारी चीज़ों का आविष्कार होना प्रारंभ हुआ। तो ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से यूरोप जैसे देश समुद्री मार्ग के द्वारा क्या किए, भारत को खोज के निकाले। ठीक है, तो 3 कारणों को हमने डिस्कस किया। पहला था कि भारतीय वस्तु का यूरोप जैसे देशों में मांग ज़्यादा थी। क्यों मांग ज़्यादा थी? क्योंकि हमने भी आपको बताया कि वो क्या है, एक ठंडा क्षेत्र है जहाँ पर मांस को प्रिजर्व करने के लिए भारतीय मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा चीज़ हमने ये बताया कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण। जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया तब वहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से वो मार्ग धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। और तीसरा चीज़ है पुनः जागरण। यदि यूरोप जैसे देशों में पुनः जागरण नहीं होता तो फिर वो यूरोप के जो वहाँ के निवासी थे वो भारत को पुनः खोज के निकाल नहीं पाते, क्योंकि यदि हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो फिर हम कितना भी किसी मार्ग को तलाशने की कितना भी किसी मार्ग को तलाशने के बारे में सोचेंगे तो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन भी होने चाहिए। क्योंकि हमें जल मार्ग के द्वारा क्या करना था, एक नए मार्ग को खोज के निकालना था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण यूरोप जैसे देश को क्या करना पड़ा था, पुनः भारत को खोज के क्या करना था, निकालना था। तो ये चीज़ें हम लोग समझ गए। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि यूरोप में जब पुनः जागरण हो रहा था तो उस समय बहुत सारे अभियान भेजे जा रहे थे, जिसकी वजह से कि वो अभियान क्या करें कि दक्षिण जो अटलांटिक है उसे क्रॉस करके हिंद महासागर से होते हुए भारत को पुनः खोज के निकालें। तो अब आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में हम लोग समझते हैं कि 2 देश है, एक देश है स्पेन और एक देश है पुर्तगाल। तो स्पेन से याद रखे रहना, एक यात्री निकलता है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कोलंबस के नाम से जानते हैं। तो स्पेन से कोलंबस निकलता है भारत की तलाश के लिए, और जब वो भारत की तलाश के लिए निकलता है तो वो दक्षिण अटलांटिक की ओर ना आकर वो मार्ग भटक जाता है और कहाँ पहुँच जाता है,
अमेरिका जैसे देशों में। तो अमेरिका में जाके पहुंचता है और अमेरिका में पहुंचने के बाद वो अमेरिका को खोजकर क्या करता है, निकालता है। तो स्पेन से एक यात्री चलता है कोलंबस। कोलंबस निकला था स्पेन से तो भारत की तलाश में निकला था, लेकिन मार्ग भटक जाने की वजह से, क्योंकि उसके पास कंप्लीट रूप से जानकारी नहीं थी। यदि आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप किसी भी मार्ग को आसानी से खोज के निकाल नहीं पाएंगे। तो कोलंबस के पास यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो मार्ग भटक गया और वो जाके कहाँ पहुँच गया, अमेरिका में। तो जब उसने अमेरिका को खोज के निकाला तो फिर वहाँ पे भी यूरोप जैसे देशों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और वहाँ पे भी यूरोपीय कंपनियों ने जाके क्या किया, अपना वहाँ पे यूरोपीय कंपनियाँ जाके उन लोगों ने क्या किया, स्थापित किया। अब उसके बाद पुर्तगाल एक देश है, स्पेन से जुड़ा हुआ एक देश था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। क्या यात्री था, वास्को डिगामा। तो पुर्तगाल से, तो पहले हम लोग समझते हैं कि वास्को डिगामा से पहले पुर्तगाल में एक प्रिंस था, आप याद रखे रहेंगे उस प्रिंस का नाम। तो एक प्रिंस था और उसका नाम क्या था, प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल का एक प्रिंस हेनरी नाम का प्रिंस था यहाँ पुर्तगाल में, जो भौगोलिक खोजों में, जो भौगोलिक खोज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। मतलब कि भौगोलिक चीज़ों को खोजने में बहुत ज़्यादा रुचि लेना, और इसीलिए इसे एक नाम पे जाना जाता है, द नेविगेटर। इसे क्या बोला जाता है, द नेविगेटर भी कहा जाता है। किसको, प्रिंस हेनरी को। द नेविगेटर मीन्स होता है पथ प्रदर्शक। द नेविगेटर मीन्स क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो प्रिंस हेनरी को किस नाम से जाना जाता है, द नेविगेटर अथवा पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रिंस हेनरी था वो एक प्रकार का क्या था, पथ प्रदर्शक था, और ये भौगोलिक खोजों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। रुचि लेने की वजह से ये पुर्तगाल से बहुत सारे अभियान भेजता था, बहुत सारे अभियान अफ्रीका के तटों पर भेजता था, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, अफ्रीका का एक मैप तैयार करवा रहा था। मतलब कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी हम धीरे धीरे एक नए मार्ग को क्या कर पाएंगे, तलाश कर पाएंगे। अन्यथा यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उस मार्ग पर या उस मार्ग को खोजना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी था, जिसे द नेविगेटर कहा जाता है, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, पथ प्रदर्शक के भी नाम से जानते हैं। पथ प्रदर्शक, ये भी आप याद रखेंगे रहेंगे, इसे क्या बोला जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। और ये क्या करता था, भौगोलिक चीज़ों की खोज में क्या करता था, बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। बहुत ज़्यादा रुचि लेने की वजह से विभिन्न प्रकार के अभियान को भेजता था। मतलब भारत की तलाश के लिए क्या करता था, बहुत सारे अभियान भेजता था। तो अफ्रीका के जो तट हैं, ये वाला जो तट, यहाँ पर कई सारे उन्होंने अभियान भेजा था, और कई सारे अभियान भेज कर ये क्या किया था, अफ्रीका के तटों का एक मैप तैयार करवा लिया था, जिसके कारण उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई थी कि वो अब कोई भी अभियान भेज सकता था और हिंद महासागर को क्रॉस करके वो भारत को पहुंचा सकता था। लेकिन क्या हुआ कि प्रिंस हेनरी ने जब मैप तैयार करवाया तो फिर एक यात्री को उसने क्या किया, भेजना प्रारंभ किया, और उसका नाम याद रखे रहना, बार्थोलीमो डियाज। क्या नाम था, लीमो डियाज। तो इसका नाम याद रखे रहेंगे, बार्थोलीमो डियाज। तो बार्थोलीमो डियाज पुर्तगाल से निकलता है और वो मैक्सिमम दूरी तय करता है, पुर्तगाल से निकलता है मैक्सिमम दूरी, क्योंकि बार्थोलीमो डियाज था, उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, और वो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा थी, प्रिंस हेनरी के द्वारा। और प्रिंस हेनरी ने ही अफ्रीका के तटों का क्या करवाया था, मैप तैयार करवाया था। तो जब बार्थोलीमो डियाज के पास ये मैप मिला प्रिंस हेनरी के द्वारा, तो उसे इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो मैक्सिमम दूरी आया था कहाँ, ये अफ्रीका के सबसे निचले वाले तट पर, ये इस वाले तट पर, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, अफ्रीका का जो निचला वाला तट है उसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब मैक्सिमम दूरी
तय करने वाला यात्री कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज। तो पुर्तगाल से निकलता है वो, मैक्सिमम दूरी आता है केप ऑफ गुड होप तक, और फिर यहीं से लौट के पुनः वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है, 1497 में एक घटना घटती है। तो 1497 में फिर एक अभियान भेजा जाता है, किसके द्वारा? याद रखे रहेंगे, वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा, मतलब कि वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से चलना प्रारंभ होता है। और अब इसे ये बताया गया था कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक ये इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, किसके पास? वास्को डी गामा के पास। और ये इन्फॉर्मेशन कौन तैयार करवा रहा था? प्रिंस हेनरी। मतलब कि प्रिंस हेनरी इन्फॉर्मेशन तैयार करके वास्को डी गामा को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली थी वो किसको प्रोवाइड किया था? वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा उसी मैप की सहायता से, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को क्या करना था? पहुँचना था। तो फिर क्या हुआ, तो इसे वास्को डी गामा को ये बोला गया था कि अब आपको क्या करना है, हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को खोजना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब ये वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है तो अब उसके आगे इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। अब उसके आगे इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को खोजना है और ये बहुत जटिल रास्ता था, क्योंकि इतने बहुत अंधेरा वाला रास्ता होने की वजह से बहुत बड़ी अब आगे ये समस्या थी कि भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किसके पास? वास्को डी गामा के पास। लेकिन क्या होता है कि वास्को डी गामा को एक पथ प्रदर्शक मिलता है और उस पथ प्रदर्शक का नाम याद रखे रहेंगे। वास्को डी गामा को एक मिलता है पथ प्रदर्शक मिलता है, जिसे बोला जाता है अब्दुल मनीक। उसका नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम है? अब्दुल मनीक नाम है, अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक याद रखे रहेंगे। एक पथ प्रदर्शक मिलता है किसको? वास्को डी गामा को। अब वास्को डी गामा के पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब उसका संपर्क एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक से होता है, तब वहाँ पर वास्को डी गामा को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अब वो हिंद महासागर को क्रॉस करके भारत को खोज के निकालेंगे। क्योंकि अब्दुल मनीक कहाँ का था? अफ्रीका का रहने वाला था और अरब जैसे देशों से भारत का व्यापार पहले से होता था। तो ये अरब एवं भारत के बीच व्यापार जो होता था वो कभी न कभी भारत से सामान को लेने के लिए ले जाने में सहायता किया होगा। कौन? अब्दुल मनीक, या व्यापार में से जुड़ा रहा होगा। तो उसे इन्फॉर्मेशन थी कि जब हम हिंद महासागर को क्रॉस करेंगे तो आगे जाके क्या मिलेगा? भारत हमें मिलेगा। तो ये कारण था। फिर इसी की सहायता से, अब्दुल मनीक की सहायता से 1497 में वास्को डी गामा हिंद महासागर को क्रॉस करके कहाँ पहुँचता है? भारत के इस तट पर आता है। भारत के इस तट पर जब भारत के इस तट पर वो पहुँचता है तो याद रखे रहना, और कब पहुँचता है ये भी डेट आप याद रखे रहना, 1498 में। 1498 में जाके भारत के उस तट पर पहुंचता है जो एक प्रकार का बंदरगाह था, और उसी बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक है, तो भारत का जो उधर वाला हिस्सा है उसे बोला जाता है पूर्वी तट, और इधर वाला जो हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है? पश्चिमी तट, जो इस समय कहाँ है? केरल में है। और इस तट को किस नाम से जाना जाता है? इस तट को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसे क्या बोला जाता है? मालाबार तट। तो 1498 में वास्को डी गामा कहाँ जाके पहुँचता है? मालाबार तट पर जाके पहुंचता है। और जो उधर वाला तट है कोरोमंडल की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, उसे क्या बोला जाता है? पूर्वी तट बोला जाता है। और इधर वाला तट कहलाता है पश्चिमी तट कहलाता है। तो ये यहाँ पर आता है कहाँ? मालाबार तट पर। और वहीं पे क्या करता है वास्को डी गामा? 1498 में जब पहुँचता है तो फिर तो मालाबार तट को क्या बोला जाता है? ये हम लोग मालाबार तट को एक नाम से और जानते हैं। मालाबार तट को कालीकट भी कहा जाता है, ये भी याद रखे रहेंगे, कालीकट। और कालीकट जो आज के समय में इसे कोझिकोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड। और जो एक प्रकार का क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर जहाज़ें आके रुकती थी। जब वास्को डी गामा जाके वहाँ पहुँचा मालाबार तट पर, और वो किस पर? कालीकट जैसे बंदरगाह पर रुका,
तो वहाँ पर एक शासक था जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जमोरिन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ का एक शासक था क्या, जमोरिन। जमोरिन एक शासक था और उस जमोरिन शासक के द्वारा क्या किया गया, वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। मतलब कि जो जमोरिन शासक था उसने क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसने बोला कि आप यूरोप के द्वारा भेजे गए एक व्यापारी हैं। फिर जो ये वास्को डी गामा था वो 3 महीने तक क्या किया, भारत में रुका। उसके बाद वहाँ से भारतीय वस्तुएं, बहुत सारे सामान को लेकर पुनः वो लौट गया कहाँ, यूरोप जैसे देशों में। और जब वो यूरोप जैसे देशों में सामान को लेकर पहुँचा, जब वहाँ पे उन सामानों को उन्होंने बेचा, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें मिलाकर, मतलब बेचने के बाद उस सामान पर उसे 60% का क्या हुआ, मुनाफा हुआ। मतलब कि जब सारे सामान को उसने बेचा तो फ़ायदा उसे कितना हुआ, 60%। जब 60% सामानों पर उसे फ़ायदा मिला, तब उन लोगों को और रुचि जागना प्रारंभ हुई कि अब हमें क्या करना है कि भारत जैसे देशों पर अपना कब्जा बनाना है। अब व्यापारिक संबंध से भी, बहुत सारे दृष्टिकोण से भी उसने क्या किया, भारत को अपने कब्जे में किया। तो फिर ये घटना आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा किसकी, अब्दुल मनीक की सहायता से हिंद महासागर को क्रॉस करके मालाबार तट पर पहुंचा और वहां पर जमोरिन जैसे शासक के द्वारा उसका क्या हुआ, स्वागत हुआ। और 3 महीने तक वो वहाँ पर रुका और रुकने के बाद फिर सारे सामान को वहाँ पर इकट्ठा करके और फिर उसके बाद जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट के फिर कहाँ पहुँच गया, यूरोप। जब वो यूरोप पहुंच गया तब जाके वहाँ पर जब उन्होंने सामान को वहाँ पर बेचा तो वहाँ पर उन्हें 60% सामान पर क्या हुआ, मुनाफा हुआ। और उस मुनाफा होने की वजह से ये भी एक घटना थी कि यूरोप को क्या कर, यूरोप जैसे देश को, भारत को क्या करना था, अपने कब्जे में लेना था। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए 1498 में पहुंचने के बाद जब वो लौटा तो फिर 1500 में एक अभियान और भेजा गया था भारत को, और उससे जानते रहना पेड्रो अल्फ्रेज के नाम से जाना जाता है। ये अभियान भारत में भेजा गया था। लेकिन 1502 में पुनः 1502 में आप याद रखे रहेंगे, 1502 में पुनः फिर से वास्को डी गामा कहाँ आता है, भारत आता है। और जब 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है तो उसे इस उद्देश्य से भेजा गया था कि अब आपको क्या करना है, भारत का जो मार्ग है आयात निर्यात का, उसे क्या करना, अपने कंट्रोल में लेना है, अपने कब्जे में लेना है। तो फिर 1502 में जब वास्को डी गामा पुनः आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, जो विभिन्न प्रकार के तोपों को लेकर आता है, उसका मकसद यही था कि अब हमें हिंद महासागर पर अपना क्या करना है, प्रभुत्व जमाना है। और जब वो हिंद महासागर पर पहुंचा तो जो अरब और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे, जो जहाज़ें आया जाया करती थी, उस पर इसने क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। और हमला बोलकर उसने क्या किया, हिंद महासागर को पूरा कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के बाद फिर क्या हुआ कि 150 सालों तक फिर वहाँ पर उसने क्या किया, राज्य किया। और राज्य करके फिर भारतीय सामान को ले जाके यूरोप जैसे देशों में क्या करता था, पहुँचाया जाता था। और ऐसे यही घटना थी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो अब जब ये वास्को डी गामा 1502 में वहाँ पे आक्रमण करके हिंद महासागर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर यहीं से शुरुआत हुई थी कि भारत और यूरोप जैसे देशों को आपस में भिड़ने की। ठीक है, तो उसके बाद जब हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसके आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यही जानने का प्रयास करेंगे कैसे विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। तो आज हमने सिर्फ यही समझा कि कैसे एक नए मार्ग को खोज के निकाला यूरोप ने, समुद्री मार्ग के द्वारा कैसे भारत को खोज के निकाला, ये सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। 3 कारणों से हम लोगों ने शुरुआत किया था। पहला कारण ये था कि यूरोप जैसे देशों में भारतीय वस्तु की मांग ज़्यादा थी, और दूसरा कारण ये था कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होना, और तीसरा कारण ये था कि यूरोप में पुनः जागरण होना। तो 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया, और यही 3 फैक्टर थे जो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे कि एक नए मार्ग को खोज कर निकालें। और फाइनली 1497 में वास्को डी गामा ने फाइनली क्या किया कि समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोज कर निकाल लिया।
अब उसके बाद जब फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।